हेलो एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं पराग छापेकर और आज दिल से मैं हमारे साथ जो मेहमान है बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार, अजीम शान कलाकार इरफान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना शानदार परफॉर्मेंस पीकू देख के जो निकला ट्विटर पर, मुझे लगता है पिछले जब से पीकू रिलीज हुई है ट्विटर पे पीकू के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक लोगों को दिल पे छा गई है फिल्म। और जब पहली स्क्रीनिंग होना शुरू हुई तो उसके बाद अंदाज़ा आना शुरू हुआ। और जब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वो पहले जब नए नए आप एक्टर बने थे तो आपका बहुत ध्यान होता था कि फिल्म तो छोड़ो, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या बात कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसा एक टाइम आया जबकि फ़िल्म के बारे में जो भी लिखा जा रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया और आपकी परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि हाँ बात करें लोग, लेकिन फ़िल्म के बारे में भी बात करना चाहिए। तो अब बेसिक कंसर्न जब अब मेरी कोई फिल्म होती है तो मैं ऑडियंस से ये जानना चाहता हूँ कि यार परफॉर्मेंस की बाद में बात करना, पहले बताओ फिल्म आप तक कहाँ पहुँची। तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आपने अपनी एक्टिंग की बात की, जब शुरू में आप आए थे तो एक बड़ा अलग स्टाइल आपका माना गया कि यार बड़ा सटल और अंडर प्ले करने वाला एक्टर है। और अब वो स्टाइल, यार इरफान स्टाइल की एक्टिंग कर रहा है ना। तो ये फर्क को किस तरह से देखते हैं आप? आई थिंक इट वॉज नॉट वेलकम। जब मैं शुरू में आया था तो कुछ ही लोग थे जो उसको पसंद कर पाते थे और जो मुझे रिपीट भी करते थे, जो मेरे साथ काम करना चाहते थे। ज़्यादातर लोग जो कन्वेंशनल तरीके की मेकिंग कर रहे हैं, उन लोगों को लगता था कि क्या कर रहा है। उन लोगों को लगता था कि इसको थोड़ा ज़ोर से बोलना चाहिए। उन लोगों को लगता था कि थोड़ा ज़्यादा डिफ़ाइन करना चाहिए। उन लोगों को कई चीज़ें लगती थी जो मुझे बार बार कही जाती थी, जो मुझे एज एन एक्टर कॉन्शियस भी करती थी। लेकिन मेरा अपना एक कन्विक्शन था कि मुझे जो चीज़ें करनी है वो मुझे भानी चाहिए। जो मैं जब कर रहा हूँ तो मेरे साथ, मेरी बॉडी में, मेरे माइंड में कुछ होना चाहिए। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपको जहन में रख के स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है? हाँ, लेकिन वो मैं आई डोंट थिंक मैं उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए किसी और का विजन। मुझे चाहिए कोई कैरेक्टर जो कि किसी और के विजन से निकला हो, जिसमें कि मैं अपने आप को रिपीट ना करना शुरू करूँ, जिसमें कि मैं, क्योंकि मेरे लिए कैरेक्टर जो है एक माध्यम है एक दूसरी दुनिया में जाने का। बड़ा कमाल का प्रोसेस है। वो पर्दे पे दिखता है कि आप उस कैरेक्टर आप हो जाते हो, भले वो चौधरी हो, लाइफ आप पे का, वो आदमी अलग अलग होते हैं। लेकिन साथ ही साथ एज एन एक्टर क्या ये आपसे छूट पाते हैं? कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके साथ रह जाते हैं और उसमें बहुत कुछ हाथ जो है राइटिंग का होता है, बहुत कुछ हाथ उस प्रोसेस का होता है जिस तरह से फिल्म बनी हो। और फिर उसके बाद ऑडियंस का रिएक्शन, वो उस कैरेक्टर को पहचान के, उस कैरेक्टर को एक एक्नॉलेज करके, और किस तरह से एक्नॉलेज कर रही है ऑडियंस, वो उस कैरेक्टर को बहुत प्रेशियस बना देती है। जैसे लंच बॉक्स था, लंच बॉक्स का अपना प्रोसेस था काम करने का, उसका अपना अट्रैक्शन था, जिस तरह से मैं खिंचा था उस कहानी की तरफ। वो आपको वो जो है उस कैरेक्टर को, उस कहानी को आपके अंदर बहुत समय के लिए ज़िंदा रखवा देता है। मैं तो आपका शुरू से फैन रहा हूँ। आपके लुक में एक सीन को आप पूरा डिफाइन कर देते हैं, ये क्या राज है? एक लुक होता है और काम खत्म हो जाता है पूरे सीन का, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब पहली फिल्म की थी गोविंद जी के साथ, गोविंद नहलानी जी के साथ, मैं ड्रामा स्कूल से निकला था और मैं और रत्ना पाठक शाह वो उसमें मेन थे। और ड्रामा स्कूल से निकलते ही मैं फ़िल्म कर रहा था और फिल्म की एक्टिंग जो है वो थोड़ी अलग मुख्तलिफ होती है और मैं उसके लिए भी तैयार नहीं था और मेरा अपना प्रोसेस था ड्रामा स्कूल में काम करने का। तो जब मैंने पहली बार उसका स्टिल देखा फिल्म का और अपने आप को देखा, तो मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था और जो मैं कर रहा था, जो सिचुएशन थी, वो इसके रोम में दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में था कि आई शुड अचीव दैट, कि वेयर द सिचुएशन आपके अंदर इतनी सिंक्ड इन हो, आप इतने जज्ब कर चुके हो सिचुएशन को कि आपके सिर्फ पॉस्चर से भी वो सिचुएशन का जो है अंदाज़ा लगाया जा सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक आई हैव अचीव दैट, बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना डायलॉग के जो है बहुत अच्छे से कम्युनिकेट हो जाती हैं। पीकू में तो कई सारे सीक्वेंसेस ऐसे बने हैं माशाल्लाह। कुछ सीक्वेंसेस हैं जो कई लोगों का फेवरेट सीक्वेंस है जहाँ के कोई डायलॉग ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए बातचीत चल रही है, डायलॉग, सडनली एक पोर्शन आता है जहाँ के सिर्फ लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे को देखते हैं, एंड देयर इज सो मच ऑफ टेंशन गोइंग ऑन, so much drama is happening and nobody is saying anything. जैसे आपने कहा कि मैं जिन लोगों से इंस्पायर हूँ,
कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी स्टाइल को वो किया, इंस्पायर किया? आई थिंक मुझे एक फ्रेंच एक्टर हैं जेरार्ड डिपार्डिeu, वो उसने मुझे बहुत फैसिनेट किया, और वो ट्रेंड एक्टर नहीं है। मेरी जहाँ तक नॉलेज है वो ऐसे ही उनको चांस मिला फिल्म के अंदर, और उन्होंने फिल्में करना शुरू की, और वो स्पॉन्टेनिटी, उसकी ज़िंदगी की समझ जो है, और एक कुछ लोगों में इनबॉर्न एक्टर होता है, वो है फिलिप सेम्योर हॉफमैन हैं, और डेनिरो हैं, और ब्रांडो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, चार्ली चैपलिन हैं। ये कुछ एक्टर्स हैं जो कि आई थिंक उनका कोई कभी मैच नहीं कर पाएगा कोई, वो जिस हद तक जाते हैं वो। सिनेमा की बात जब भी जो भी होता है, वो कहीं ना कहीं उसका सीड बचपन में, जवानी में रहता ही रहता है कि यार फिल्म्स। बिल्कुल। तो जयपुर में जब आप थे, क्या आपके जहन में था, क्या कर डालूं? एक्चुअली फिल्म से भी उतने परिचित नहीं थे हम, लेकिन कहानियों से जो है, कहानियों का एक अजीब किस्म का खिंचाव था। जैसे बचपन में हम लोग रेडियो पे, मैं प्लेस का इंतज़ार करता था कब रेडियो प्ले आएगा, और वो रेडियो प्ले हम ढूंढते थे रात को। एक बार हवा महल आ गया, हवा महल के बाद जयपुर अजमेर रेडियो से एक आधे घंटे का प्ले आता था, वो सुन लिया, वो 10 बजे तक वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब क्या सुने, तो फिर हम ढूंढते रहते थे, कभी कभी BBC पे, कभी कभी कहीं कोई चैनल लग जाता था, कोई स्टेशन, एंड देन कुछ प्लेज वहाँ चलते होते थे। उसकी बहुत धीमी आवाज़ होती थी, डिस्टर्बेंस होता था, पर फिर भी आप लगा के सुन रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर जो है। तो वो एक फैसिनेशन था कहानियों का। तो आई थिंक वही धीरे धीरे वो जो है फिल्म इतना बड़ा स्वरूप है उन कहानियाँ सुनाने का माध्यम है। तो वो जब देखा पहली बार, तो देन वो अजीब से एक जादू था, और उसने ऐसा कैप्चर किया। लेकिन तब भी एक्टर बनने का मैंने नहीं सोचा था, एक्टर बनने का थोड़ा बाद में सोचा मैंने काफ़ी। स्कूल आने के बाद या उस? आई थिंक जब मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट हो गया, जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैं क्रिकेट में अपना भविष्य नहीं देख पाऊँगा, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं अपने परसू कर पाऊँगा क्रिकेट के करियर को, तब मुझे लगा कि दूसरा माध्यम ये है जहाँ के मतलब मैं जहाँ के 11 खिलाड़ियों की कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ तो आप, और उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी मेहनत करोगे, जितना पानी डालोगे, उतना जो है पेड़ फल देगा। तो अभी आप क्रिकेट फॉलो करते हैं? क्रिकेट में IPL वगैरह उतना फॉलो नहीं कर पाता, बट टेस्ट मैच जब भी होता है, चाहे वो ज़्यादातर बाहर की पिच पे, ऑस्ट्रेलिया में हो या इंग्लैंड में हो, जहाँ के बॉल मूव करती है, स्विंग करती है, और जहाँ के पूरा ड्रामा होता है, स्क्रीन प्ले होता है मैच का, वो मुझे अभी भी बहुत मज़ा आता है। वो लाल बॉल, राइट वाइट ड्रेस, लाल बॉल, कुछ मेमोरीज़ हैं जो कभी नहीं ख़त्म होंगी। वो जो 4 लोगों की जो चौकड़ी थी वेस्ट इंडीज़ की, ख़तरनाक, जिसको कि अभी भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे। तो उस तरह, और टेस्ट मैच अब भी मुझे बहुत बहुत फैसिनेट करता है। उसका नाम ही टेस्ट मैच है, टेस्ट है वो आपका। वैसे यहाँ पे भी हर फिल्म टेस्ट मैच ही होती है। हाँ, और माशाल्लाह अभी तक आप हर टेस्ट मैच सक्सेसफुली जीतते आए हो। ऊपर वाले की करम है। कान पे रेडियो सुनने वाला लड़का, सरकार के सम्मान तो मिलते ही हैं, पद्मश्री हो गया, उसके बाद ढेर सारे नेशनल अवार्ड भी हो गया, और दूसरे बहुत सारे सम्मान। अभी हाल ही में आपको फ्लोरेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं आप। तो ये सफ़र इज़ रियली एक्साइटिंग। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली। आप मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इस लाइन में हूँ। क्योंकि ये धीरे धीरे मुझे समझ आई, वो शुरू में नहीं थी। जब मैंने एक्टर बनने का सोचा तब यही था कि पॉपुलैरिटी, ये मैजिक जो ये स्क्रीन पे कर रहा है एक्टर, क्या मैं सीख पाऊँगा, क्या मैं भी ऐसी दुनिया अपने अंदर जी पाऊँगा जहाँ कि मैं कुछ मैजिक का मुझे एहसास हो, जहाँ कि मैं मंडेन से उठ जाऊँगा। बट धीरे धीरे जो समझ में आने लगा वो ये कि आपने जो ज़िंदगी जी है, नहीं जी है, आप जीना चाहते हो, जो कभी जी नहीं पाओगे, जो आपका सपना है, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, जो आपका फैसिनेशन है, जो आपके फेलियर हैं, वो सब मैं कहानियों के थ्रू ऑडियंस से शेयर। कभी ये आपने महसूस किया कि एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, वो आपको बहुत पसंद आ गई, आपने उस पर काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे आपको समझ में आया ये कैरेक्टर मेरे नहीं आ रहा है मेरे पास, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कई बार हुआ ऐसा। जैसे नेमसेक का कैरेक्टर ऐसा था जो मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं उतना अनऑब्ट्रूसिव नहीं हूँ। उतना जब स्कूल में था तो मैं इतना शर्मीला था कि मेरे क्लास का पीछे बेंच वाला और आगे बेंच वाला भी नहीं जानता हुआ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। बट उसके बाद मेरा ऐसा रहा नहीं, मेरी पर्सनैलिटी वैसी रही नहीं जैसा कि अशोक गांगुली था,
तो उसको करने में मुझे थोड़ी दिक्कत थी कि यार मैं इसको कैसे करूं कि इसका प्रेजेंस का एहसास ही नहीं हो रहा। आप नोटिस ही नहीं करोगे, अननोटिसेबल आदमी है। सरकारी टर्म होती थी ब्रेन ड्रेन, है ना? हाँ। तो क्या कभी ये एहसास हुआ करते करते, आपने सारे इंटेंस रोल ही किए, कि किसी एक इमोशनल मोमेंट पे आपको लगा हो कि यार हाउ टू रिएक्ट, आई कांट एक्सप्रेस दिस एज ए पर्सन, मैं इमोशनली यहाँ पे ड्राई हो रहा हूँ? ये ट्रेनिंग करते वक्त बहुत एहसास था इस बात का। और मुझे जब मैं गया ड्रामा स्कूल में तो मुझे ये लगा कि वहाँ कोई मुझे सिखा देगा ये हुनर कि आप एक सिचुएशन को आपने पढ़ा और उसका जो इमोशन है उसको कैसे अपने अंदर महसूस करो, ये मुझे ड्रामा स्कूल सिखा देगा। यहाँ कोई फार्मूला होता है जिससे आप सीख जाओगे। तो मैं एक्सपेक्ट करके गया था और मैं वही इंतज़ार करता रहता था क्लासेस में, कोई मुझे बताएगा वो टेक्निक, कोई मुझे बताएगा वो टेक्निक, यू नो। बट अब मुझसे अगर कोई स्टूडेंट पूछेगा, मैं कई टीचर से पूछता था ये सवाल, ये कई बार जवाब नहीं मिलता था, लेकिन अब मैं बता सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट को जो ड्रामा स्कूल का हो या एक्टिंग का हो कि ये सब प्रोसेस। क्या ट्रिगर पॉइंट होता है किसी फिल्म को लेके या कैरेक्टर को लेके जो आपका ड्राइविंग फोर्स बनता है कि यस? कॉम्बिनेशन होता है, डायरेक्टर का होता है, फिल्म कुछ आपके अंदर घंटी बजाती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं अगर लंच बॉक्स का, तो लंच बॉक्स की सादगी और उसका इमोशन, मुझे वो छोटा सा जो उसने स्क्रिप्ट भेजी थी लीडिया पिल्चर ने, वो इतना मुझे उसका असर हुआ था उसका कि मैं उसको आतुर था करने के लिए। मैंने कहा यार ये मैं करना चाहूँगा, इसका इमोशन बहुत खूबसूरत है। ये दो लोग अपने अपने आइलैंड में कहाँ ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं सिर्फ अपनी बातचीत से और अपने कुछ लफ्ज़ से जो कागज़ पे वो स्क्रैबल कर देते हैं, उससे वो क्या एक दुनिया जी रहे हैं, ये कितना फैसिनेटिंग। अब जब एक फिल्म हिट होती है, हमारे यहाँ पे ये रूथलेस इंडस्ट्री कहते हैं इसको, है रूथलेस है ना? एक फिल्म हिट होती है, आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे होता है, बहुत कुछ स्टेक पे होता है। लोग डरे हुए होते हैं, लोग इनसिक्योर होते हैं क्योंकि इतना कुछ पैसा लगा हुआ है, इतना दांव पे लगा हुआ है। तो वो नेचर है इंडस्ट्री का। पर चलती ट्रेन पे सवार होने की जो टेंडेंसी है उसका भी एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल होता है। एक चलती ट्रेन में सवार कि यार ये तो वर्क कर नहीं रहा, मुझे मेरी जगह चाहिए, तो चलो ये गाड़ी ज़्यादा चल रही है तो इसमें मैं भी बैठ जाता हूँ। बट उसका मुझे कभी भी पॉजिटिव फ़ायदा हुआ नहीं है, एक्सेप्ट इसके कि पैसा थोड़ा आ गया, उस घर चलता रहा एंड लोगों ने आपको प्रेजेंस आपकी फील हो गई लोगों को कि हाँ ये ज़िंदा है, हाँ ये एक्टर सर्वाइव कर रहा है, उतना। बट आप जिस तरह का काम करना चाह रहे हैं उस तरह के काम में उसने कभी मदद नहीं की। चलती ट्रेन में जब मैं बैठा, तो आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं उससे। पिछले दिनों कोई मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था आपका, उसमें बड़ा कमाल का वो मुझे लगा कि लोग उल्टा करते हैं। आपका स्टेटमेंट था कि मैं हॉलीवुड से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता हूँ। हाँ, नहीं कमाता हूँ, ये मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ, आई थिंक उनको पता है। बिकॉज वो सिस्टम ऐसा है, एक तो टैक्स वहीं कट जाता है, जैसे हमारा TDS कटता है 11-12% जो भी है, वहाँ इनकम टैक्स कट जाता है। और वो इनकम टैक्स सिर्फ 30% नहीं है, वो कुछ अलग टैक्स मिला के वो 40% से ऊपर हो जाता है। देन 10% मैनेजर को चला जाता है, 10% एजेंट को चला जाता है, और जो 40-45% जो भी बचता है वो हिंदुस्तान जब आता है तो उसमें से इंडियन गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है 30%। तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो है फिर और वो कहते हैं कि इंडिया और अमेरिका की ट्रीटी है, आपको टैक्स अगर वहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ नहीं देना है। तो हम कहते हैं आपकी ट्रीटी है, वहाँ पे कर दिया हमने, यहाँ नहीं देना है। बोले नहीं, एक बार यहाँ पे कर दो फिर वहाँ का हिसाब बताओ, कैसे पे किया, क्या हुआ, फिर हम ये वापस रिफंड करेंगे। तो रिफंड आते आते वो 30% तो रिफंड आता नहीं है कभी। सही है। तो वो, लेकिन उसको मैं पैसों में नहीं नाप सकता। जैसे कुछ फिल्में यहाँ की भी अगर मैंने की हैं, उनको पैसों में नहीं नाप सकता, क्योंकि उसका मेरी फीस का 10% भी मुझको नहीं मिला उन फिल्मों में। लेकिन उन फिल्मों ने जो मुझे दिया, जो ऑडियंस को दिया, वो बहुत नायाब है, बहुत प्रेशियस है। तो हॉलीवुड में पैसे कई बार गवा भी देता हूँ कि एक सीरीज़ में करने गया था जिसमें लंबा वक्फा था, मुझे रहना था वहाँ, और क्योंकि वहाँ सीरीज़ का अपना एक बजट है तो वहाँ रहने का जो है उसमें बजट में नहीं था। तो रहना मुझे अपनी तरफ से करना पड़ा कि मैं खुद रहूँगा। तो एक्चुअली जब मैंने फाइनली हिसाब लगाया
तो मुझे लगा कि मेरी जेब से पैसा खर्च हो चुका है। तो बट उसमें कोई मुझे रिग्रेट नहीं है, नो। जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है वो मेरे लिए बहुत आई थिंक। हॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में आपकी, जुरासिक पार्क और इन्फर्नो लगी हुई है, क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? जुरासिक पार्क रिवैम्प होके आ रही है, इतने साल से इसीलिए नहीं बनी तो क्योंकि वो दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड द राइट स्क्रिप्ट। एंड आई थिंक बहुत सारे डायरेक्टर्स ने दी होगी स्पीलबर्ग को स्क्रिप्ट, और बहुत सारे डायरेक्टर शायद स्पीलबर्ग ने कहा भी होगा कि यू नो देयर इज स्क्रिप्ट देन वी विल मेक इट। बट कॉलिन ट्रेवर जो कि बहुत ही ब्राइट आदमी है, बहुत पॉजिटिव आदमी है, बहुत मज़ेदार आदमी है, ही केम अप विद द स्क्रिप्ट एंड Spielberg instantly loved the script and स्क्रिप्ट का कुछ ऐसा नेचर है कि मैंने जब पढ़ी ना स्क्रिप्ट तो मैं आई वॉज फीलिंग नाइस, हैप्पी, हेल्दी, यू नो, अपलिफ्टेड। उसमें एक प्लेफुलनेस है, उसमें एक शरारत है स्क्रिप्ट के अंदर, विच इज़ आई थिंक वो कॉलिन ट्रेवर एंड एक और राइटर हैं उनके, डेविड हैं शायद, वो दोनों मिलके लिखते हैं। एंड आई होप लोगों को जो है रिवैम्प्ड, एक पहले जुरासिक पार्क था, अब जुरासिक वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होगा, जो यू नो सर बड़ा हो गया है जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क क्या क्रेज हुआ था जब आई थी तब। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट पार्ट एंड इन्फर्नो अभी शूट होगी। एकेडमी अवार्ड विनर्स के साथ काम कर चुके हैं, अब मुझे लगता है अब आपने एक जगह वहाँ पे ठीक ठाक सी अपनी बना ली है। मेरे लोग मेरे काम को उससे परिचित हैं, मेरे नाम से परिचित हैं, और लोग जिस तरह से बात करते हैं मेरे काम को लेकर, कई बार मुझे लगता है कि मैं शायद उसके लायक नहीं हूँ। मुझे अभी साजिद खान बता रहा था, मैंने नहीं देखा, स्पाइडरमैन की जो डीवीडी है उसमें डायरेक्टर ने 15 मिनट मेरे बारे में बात की है। तो ये, और मुझे याद है कि जब उसने मुझे कॉल किया था उसके लिए, स्पाइडरमैन के लिए, तो द वे ही वाज टॉकिंग टू मी, जिस तरह से मुझे एड्रेस कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता है मेरे काम की। मुझे नहीं पता मेरे काम की बारीकियाँ, मुझे नहीं पता, इसको ज़्यादा पता है। तो वो एक है वहाँ का, यू नो, कि वहाँ जिस तरह से लोग आपकी जो यूनिकनेस है, आप टेबल पे क्या लेके आ रहे हो, उसको वो बहुत बारीकी से देखते हैं और उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। यही एक कई बार फ़र्क हो जाता है कि वहाँ की इंडस्ट्री नो ऐसे आँख खोल के ऐसे यू नो मतलब अलर्ट होके देख रही है कौन कुछ नया कर रहा है, किस में टैलेंट है, इसको उठाओ। यू नो, जो हमारे यहाँ थोड़ा सा यू नो अभी ट्रेडिशनल थिंकिंग है, हमारे यहाँ थोड़ा सा डर जाते हैं लोग ना, हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ नया आता है तो उसको बोलते हैं इसको थोड़ा पीछे चलने लगे, फिर हाँ, इसको बाद में देखेंगे। तो वो एक, इसीलिए मैं पान सिंह करने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि उसमें जो बात एड्रेस हो रही थी वो यही थी कि हमारे यहाँ टैलेंट अपने आप में एक यू नो इज अ ट्रेजर। टैलेंट जो है वो उसको अपनाना चाहिए, उसको नो भाग के अपनाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट मेक्स थिंग्स ग्रो। आप एलए और हिंदुस्तान के बीच में शटलिंग करते रहते हैं, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को टाइम दे पाते हैं इस तरह से? यार वो नहीं होगा तो फिर कैसे, वो तो मेन है, वही तो सोर्स है। उसी तरह से मतलब मैं अगर अपने आप को पीकू से रिलेट करूँगा तो वही एक पॉइंट है जहाँ मैं रिलेट कर सकता हूँ कि यू नो आई एम ऑल्सो पीकू इन सम वे, दैट यू नो माई फैमिली एंड माई यू नो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। निकालना पड़ता है टाइम की। जैसे अभी मैं जाऊँगा बुदापेस्ट तो मैं शेड्यूल के लास्ट में जो है अपने बच्चों को बुला लूँगा वहाँ स्कूल के टाइमिंग से मैच करके, एंड उस चक्कर में मेरे बच्चों ने बहुत दुनिया घूम भी ली है, यू नो, साउथ अफ्रीका से लेके, अमेरिका से लेके, यू नो, कनाडा से लेके, एवरीवेयर, एंड दिस इज अ ग्रेट वे टू शो देम द वर्ल्ड। आने वाली फिल्मों में सबसे जो चर्चा में है बॉलीवुड की फिल्मों, वो ऐश्वर्या के साथ आप आ रहे हैं। अभी वो फिल्म प्रोसेस में है, बन रही है। हाँ, तो उसके बारे में हम एक बार बन जाएगी, देखेंगे, ज़रूर बात करेंगे। शुरू होते ही वो चर्चा में है, क्योंकि वो सब वेट कर रहे हैं ऐश्वर्या का, यू नो, कि वो फिर से आएँ और एंटरटेन करें। चलिए, जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि इसी तरह का जो काम आप करते आ रहे हैं उसी तरह का काम आप करते रहिए, लोगों के दिलों को छूते रहिए, ऐसी राज करते रहिए। शुक्रिया। आई विश कि मुझे पीकू जैसी स्क्रिप्ट्स यू नो और मिलती रहे, इस तरह की टीम मिलती रहे, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। इन सम वेज़ पीकू इतनी स्पेशल है मेरे लिए, उसने इतना स्पेशली मुझको ट्रीट किया है कि वो किसी फिल्म से मैच नहीं कर सकता। उसने जिस तरह का मुझे खुशी दी है, जिस तरह का एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करवाया है, कुछ चीज़ें मैजिकल थी पीकू में जिसको कि मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता। और वही चीज़ ऑडियंस के साथ भी है कि वो जब फिल्म देखेगी तो वो कई जगह बताएगी कि इस वजह से, लेकिन फिर भी मिस्ट्री बनी रहेगी कि ये क्या है जिस पे जादू चल गया। एक सवाल और पूछूंगा कि बच्चन नाम एक ऐसा है कि हम सबकी ज़िंदगी में वो रहा ही रहा है जी, और
ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बच्चन देखिए, उनकी फिल्में जब हमने पहले देखी थी एज एन एक्टर, तब उनका अपना फैसिनेशन था, हमारा फैसिनेशन था उनको देखने का, तब सीखा है। अब काम करने का मौका मिल गया उनके साथ, तब भी सीखा है। अब जब फिल्म रिलीज़ हो गई और जिस तरह से मतलब एक फिल्म को लाया जाता है, तो मैं तो उनकी एब्सेंस में भी उनसे सीख रहा हूँ बहुत कुछ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस। थैंक यू। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।